राष्ट्रीय आय में गणना करते हैं जीडीपी। जीडीपी का गणना करते हैं। जीडीपी जो होता है, सबसे पहले जीडीपी, उसके बाद जीडीपी में हम समझेंगे, जीडीपी में मार्केट प्राइस को समझेंगे, जीडीपी में हम समझेंगे फैक्टर कॉस्ट को, साथ में जीडीपी में हम मार्केट प्राइस को समझेंगे। क्या ये राष्ट्रीय आय होगा? तो ये राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। वही जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को समझेंगे, वो भी आपके राष्ट्रीय आय में नहीं रखा जाता है, लेकिन समझेंगे। फिर रियल जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट होगा, रियल जीडीपी फैक्टर कॉस्ट होगा, इसको समझेंगे, लेकिन इसको भी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखा जाता। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, क्या इसको राष्ट्रीय आय में रखा जाएगा? तो इसको भी नहीं रखा जाता। हम फिर पढ़ेंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्या इसको राष्ट्रीय आय में रखा जाएगा? तो इसी को राष्ट्रीय आय में रखा गया। तो यहाँ तक की सीरीज को हम जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ तक कैसे इन सभी चीज़ों को, मतलब इन शब्दों का लिया गया और कैसे इन शब्दों का नाम अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए, तो उन चीज़ों को समझेंगे। साथ में हम समझेंगे पीसीआई को समझेंगे, पर कैपिटा इनकम जिसको कहते हैं। किसको कहते हैं? पर कैपिटा इनकम। फिर हम समझेंगे पीआई को समझेंगे, जिसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। और फिर हम समझेंगे डीआई को समझेंगे, जिसको हम प्रयोज्य आय कहते हैं। तो इतनी चीज़ें की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको होने वाला है। आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और इनके बारे में आप जान सकते हैं। तो आइए हम पहले इन्हीं चीज़ों की कहानी, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम की माप अगर किसी ने शुरुआत किया हो, ऐसे साइमन कुजनेट्स जो है वो आधुनिक आय के मतलब नापने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन शुरुआती में आपको पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपये बताए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर आगे चल करके एक नए अर्थशास्त्री आए, जिन्होंने सिरास नाम का, जिन्होंने 49 रुपये पर कैपिटा इनकम बताया। फिर उसके बाद हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो 225 रुपया पर कैपिटा इनकम हमारे जो आय समिति जो गठित किए गए थे, 225 रुपया, ये समिति का अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। इनकी अध्यक्षता में 225 रुपया हमारे देश आज़ाद होने के बाद बताया गया। तो इस तरह से पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे काउंट होने लगा। आज हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना एनएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसओ की गठन जो हुआ है वो सीएसओ और प्लस एनएसएसओ के जरिए गठित मिला करके कर दिया गया। ये 2019 में हुआ है। तो ये सब एक कहानी है जो कहानी के तौर पे हमें याद रखना चाहिए। लेकिन हम आपको राष्ट्रीय आय बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जीडीपी ऑफ मार्केट प्राइस बताएंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है? तो अर्थशास्त्रियों ने जब राष्ट्र की आय की गणना करने चला तो उन्होंने एक परिभाषा दिया कि हमारे देश के एक वर्ष के अंदर, मतलब एक वित्तीय वर्ष के अंदर, अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही हमारा जीडीपी होगा। अब अंतिम वस्तु क्या होता है? जैसे जो वस्तु उपभोक्ता यूज कर रहा हो वही वस्तु अंतिम वस्तु होता है। तो पनीर जो है अंतिम वस्तु हुआ, उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचता है वो अंतिम वस्तु होता है। तो उस वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होगा, अंतिम वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, इसी को हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी से ही हम अपने राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस में क्या होता है कि जब भी कोई मार्केट में कोई सामान होती है तो वो उसमें सरकार की टैक्स जुड़ी होती है। तो क्या हम अपनी राष्ट्रीय आय को हम अपने घरेलू के, हमारे घर के अंदर, मतलब हमारे राष्ट्र के अंदर जो भी उत्पादन हुआ और उस सारे वस्तु एक वर्ष के अंतर्गत जो भी वस्तु उत्पादित हुआ और सेवा उत्पादित हुए, सबको अगर हम मार्केट प्राइस पर जोड़ दें तो क्या नहीं लगता है कि इसमें रियल दाम, मतलब हम एक सही दामों का कैलकुलेशन करें? नहीं, उसमें तो सरकार का टैक्स भी है। तो क्या सरकार टैक्स जो लिया है क्या वो भी उत्पादन हुआ है? नहीं उत्पादन हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये मार्केट प्राइस पर आपका राष्ट्रीय आय का गणना करना गलत होगा। तो कैसे गलत हुआ मैंने बता दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मार्केट में पनीर का 1 किलो पनीर का दाम 400 रुपया है, तो हो सकता है कि इसमें सरकार का भी टैक्स 50 रुपया हो, तो रियल दाम तो इसका क्या हुआ? 350 रुपया। ऐसी परिस्थिति में मार्केट प्राइस पर अगर हम गणना राष्ट्रीय आय की करें तो वो गलत हो जाए। तो अर्थशास्त्री ने बोला भैया ये गलत है, इसको सुधारो। कहा ठीक है, सुधार दिए। सुधारने पर अब हम जीडीपी क्या निकाले? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाले। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालना शुरू किया, जिसमें से हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से क्या कर दिए, हम इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिए, अप्रत्यक्ष कर को घटा दिए। तो ये बन गया क्या चीज़? जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर बन गया।
जीडीपी फैक्टर कोस्ट, क्योंकि हमने इसमें से सरकार के टैक्स को घटा दिया। अब अर्थशास्त्री से हमने पूछा कि क्या भाई ये सही है, तो बोला कि नहीं नहीं ये भी गलत है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा गणना सही नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई तो सही क्या हो। ठीक है तुमको मैं बता देता हूँ, तुम मान लो कि ये सही तुम बता रहे हो, चलो ठीक है, 1 वर्ष का निकाल रहे हो तुम। मान लो कि तुमने 2023 में तुमने वस्तु का उत्पादन किया है 50 किलो वस्तु का उत्पादन किया है, इसका दाम लगा लो 100 रुपये से, कितना हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 100 रुपये से 5,000 हो जाएंगे, 5,000 होंगे कि नहीं। 5,000 रुपये तुमने कर लिया है इस बार उत्पादन, ठीक है। अब इसका मौद्रिक मूल्य तुम्हारा 5,000 रुपया है, चलो ठीक है। अगले वर्ष तुम फिर 50 किलो उत्पादन किए, ठीक है, और 50 किलो तुमने उत्पादन किया। अब जो है इसका दाम हो गया 120 रुपये। अब क्या हो गया 120 रुपया, क्योंकि अगले वर्ष रेट बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा जब उत्पादन 120 रुपये हो गया, तो अब तुम्हारा आय कितना हो जाएगा 6,000 रुपये। कितने हो जाएंगे 6,000। क्या 6,000 रुपये तो 1,000 रुपये तुम्हारा बढ़ गया। तो क्या तुम इसको जीडीपी को ग्रोथ समझ रहे हो। तो ये जीडीपी का ग्रोथ नहीं, क्योंकि तुमने वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया नहीं, तुम तो वैल्यू मतलब कीमत बढ़े हुए महंगाई को तुमने महंगाई के आधार पर नाप दिया। अब जब तुम महंगाई के आधार पर नाप दिए, तो महंगाई के आधार पर तो दुनिया भर का मतलब बढ़ा हुआ तुमको प्रतीत होगा, लगेगा तुमने तो कुछ नया उत्पादन किया ही नहीं, 50 किलो उत्पादन किया। तो वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य ना होते हैं, तो तुम अगली बार तो तुम बढ़े हुए कीमत पर निकाल रहे हो, तो बढ़े हुए कीमत पर निकाल रहे हो, तो ये तो रियल नहीं है, क्योंकि ये महंगाई को बता रहा है, ये वास्तविकता नहीं है। इसीलिए तुम उसी कीमत पर अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5,000 के 5,000, कोई ग्रोथ नहीं है। उसी कीमत पर अगर निकालो तो कोई ग्रोथ नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि तुमको एक स्थिर कीमत, मतलब 2 कीमत होता है, एक चालू कीमत और एक स्थिर कीमत। तो स्थिर कीमत पर तुम निकाल के बताओ कि क्या तुम्हारे जीडीपी में ग्रोथ हुए हैं। अगर ग्रोथ हुए हैं तब हम मानेंगे कि हाँ ये राष्ट्रीय आय के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसीलिए इसको तुम सही नहीं मान सकते हो। जीडीपी फैक्टर कोस्ट को तुम सही नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो। अप्रत्यक्ष कर इसमें से मतलब इस मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष घर खाली घटा देने से तुम्हारा ये नेशनल इनकम नहीं कहलाएगा। क्या हो जा रहा है, फोन तो नहीं आ रहा। चलिए, तो कहने का मतलब है कि हम इसको सही जीडीपी की माप मतलब इसको हम राष्ट्रीय आय नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें महंगाई को बताया जा मतलब महंगाई को पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो हम इसको महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हम इसके लेकर के जैसे बढ़े हुए महंगाई को हमको बता देगा, जिससे हमको लगेगा कि हमारा जीडीपी बहुत बढ़ गया, लेकिन बढ़ा कुछ है, राष्ट्र का इनकम कुछ बढ़ा नहीं। इसीलिए तुम इस पर सही काउंट नहीं कर सकते। तो आगे आया कि ऐसा करो कि तुम एक स्थिर कीमत पर निकालो, मतलब एक स्थिर कीमत पर निकालो। स्थिर कीमत पर निकालोगे तो उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं, रियल जीडीपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। स्थिर कीमत पर अगर हम निकालेंगे, जो कि हमारा एक आधार वर्ष हो, और उस आधार वर्ष पर हम निकालेंगे। इससे पहले हमारा जो आधार वर्ष था 2004-05 था। अब जो है ना संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। हमारा स्थिर कीमत वहीं उसी कीमत पर हमारे जो जीडीपी काउंट होता है, वो उसी कीमत पर रियल जीडीपी काउंट होता है। तो क्या सर ये रियल जीडीपी हमने निकाल दिया, क्या हम इसको राष्ट्रीय इनकम मान ले? तो नहीं, राजशास्त्री ने बोला कि नहीं ये भी गलत है, क्योंकि हम इसको भी राष्ट्रीय इनकम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? चलिए, अब नहीं मानने का क्या रीज़न उसने बताया, कोई ना कोई उसका रीज़न बताया होगा कि तुम जा रहे हो मार्केट में, तो मार्केट में तुम यूरिया खरीदने जा रहे हो। चलो ठीक है, यूरिया खरीदते हैं, तुमको मार्केट में यूरिया मिलता है 300 का, लेकिन ये यूरिया 300 का वाकई में नहीं है, ये यूरिया 1,000 रुपये का है, लेकिन मिल कितना रहा है तुम्हें 300 रुपया। तो भाई ये 300 रुपया जो मिल रहा है, तो तुम क्या 300 तुम खर्चा तो कर रहे हो 1,000 रुपया, मतलब तुम तो उत्पादन कर रहे हो 1,000 का, लेकिन ले ही रहे हो कितना 300। सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, वस्तु का रियल दाम 1,000 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सब्सिडी को उसमें जोड़ देंगे। हमको निकालना होगा, अगर हमको जीडीपी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जीडीपी इक्वल टू हम पहले से पढ़ रहे थे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू हम पढ़ रहे थे जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इसमें सब्सिडी कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सिडी। पहले तो रियल जीडीपी मतलब कहने का मतलब है हम पढ़ रहे थे, तो रियल जीडीपी अब हमको जो शुद्ध जो हम जीडीपी जो हम पढ़ेंगे, उस जीडीपी का नाम रियल मतलब उसका नाम होगा एनडीपी हो जाएगा, अब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी उसका नाम हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब जो आपका होगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस हो जाएगा, उसमें से अप्रत्यक्ष घर घट गए और उसके बाद उसमें सब्सिडी जुड़ गए। सब्सिडी सरकार की जोड़ दी जाती है ताकि ये हमारा वास्तव में एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे। क्या हो जाएंगे? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या हम एनडीपी को हम राष्ट्रीय आय मान ले सर? तो अभी भी अर्थशास्त्री ने कहा कि नहीं, अभी भी तुम नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी तुम्हारा राष्ट्रीय आय का गणना नहीं हुआ। अब क्या हुआ? तो बोला कि ठीक है, तुमने जो उत्पादन किया है घर के अंदर, क्या घर के अंदर जो उत्पादन किया है वो खाली तुम्हारा उत्पादन है कि इसमें विदेशी का भी उत्पादन है? तो बोला नहीं, इसमें तो विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे घर के अंदर जो उत्पादन हुआ देश के अंदर, वो क्या खाली तुम ही किए हो या इसके अंदर विदेशी भी आए थे, किए थे? तो बोला थे विदेशी भी आए थे, उसको भी हमने काउंट किया। तो ऐसा करो, उसके आय को तुम घटाओ। जो विदेशी तुम्हारे यहाँ आकर के काम किए वो तो ले जाएंगे ना, वो रहेंगे थोड़ी, तो वो ले जाएंगे, तो वो उसको हटा दो। और जो भी तुम्हारे यहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं या भेज रहे हैं उनको जोड़ दो। ऐसे परिस्थिति में जब तुम इसको काउंट करोगे तो उससे क्या बन जाएगा तुम्हारा? वो तुम्हारा बन जाएगा नेशनल इनकम, मतलब नेशनल एनएनपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनएनपी। क्या बन जाएगा? एनएनपी। और इसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आशा करते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा को आप समझ गए होंगे कि क्या है राष्ट्रीय आय। तो बता रहे हैं ये एक कहानी है जो आपको समझ के रखना है। मतलब ये चीज़ बड़ा ही हमें कंफ्यूज और बड़े ही भूलने वाली शब्द है, जो कि हमको याद नहीं रहेगा अगर हम कहानी के तौर पे इसे याद नहीं रहेंगे। पहले हमने क्या किया, हमने अर्थशास्त्र, मतलब जब अर्थशास्त्र की गणना हमें करना हो, पर कैपिटा इनकम बताना हो किसी का, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हमको राष्ट्रीय आय चाहिए। राष्ट्रीय आय के लिए हमको क्या काउंट करना है? तो हमको करना है जीडीपी काउंट करना है मार्केट प्राइस पर। हमने मार्केट प्राइस पर शुरुआती हम बच्चे थे, नादान थे, गलती कर लिए, कहें कि यही मेरा जीडीपी है, मार्केट प्राइस पर काउंट करके ना। और शास्त्री जो अच्छा आया वो कहा कि नहीं, ये नहीं है, इसमें तो तुम सरकार के टैक्स भी शामिल कर ले रहे हो, तो गलती है। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकाला। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, कहा कि ना, ये तो तुम बढ़े हुए कीमत को भी काउंट कर ले रहे हो। क्या है बढ़े हुए कीमत? मतलब हो सकता है कि तुमने जितना उत्पादन किया है आज ही की कीमत पर तुम निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि इसमें महंगाई भी शामिल हो गया हो। महंगाई शामिल हो गया तो तुम्हारा वास्तविक जीडीपी है नहीं, वो मतलब वास्तविक इनकम है नहीं, तो तुम रियल निकालो। तो हमने रियल निकाला, रियल जीडीपी, ठीक है। और जब रियल जीडीपी हमने काउंट किया तो कहा कि नहीं, ये भी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि इसलिए गलती है कि तुम इसमें सब सरकार के कर को भी शामिल कर रहे हो ना। कर तो पहले ही हटा दिए थे, सब्सिडी तुम्हारा जो है छूट रहा है, मतलब सरकार की जो सब्सिडी दे रहे हैं वो तुम छोड़ दे रहे हो, मार्केट में के वैल्यू के अनुकूल तुम ले रहे हो। तो ऐसे परिस्थिति में तुम क्या करो, सरकार की सब्सिडी को जोड़ो। तो सरकार की सब्सिडी जब हमने जोड़ दिया तो भी बोला कि गलती है। क्या गलती है? देश में आय जो हो रहा है खाली देशी का नहीं हो रहा, विदेशों का भी हो रहा है। तो हमने क्या गणना कर लिया, एनडीपी हमने गणना किया और एनडीपी से हम एनएनपी को गणना कर ली, एनएनपी का गणना कर लिए। जब हम देश के आय को, मतलब जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आए थे उनको हमने शामिल, मतलब हटा दिया, और हमारे यहाँ जो विदेशों से आया है उनको जोड़ लिया। ऐसे परिस्थिति में हम क्या कहें, आयात निर्यात जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से आपका एनएनपी बन गया। जब एनएनपी बन गया, जब एनएनपी बन गया, एनएनपी बन गए, तो एनएनपी जब बन गए तो इससे हम पूरे जितने भी हमारे यहाँ जनसंख्या है, जनसंख्या से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये डिवाइड करने के बाद ही हमारा पर कैपिटा इनकम आ गया। क्या आ गया? पीसीआई आ गया, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो सबसे उचित तरीका है प्रति व्यक्ति आय। ये पूछा जाता है कि क्या होता है पर कैपिटा इनकम और कैसे हम निकालते हैं पर कैपिटा इनकम को। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है एनएनपी बटे कुल जनसंख्या। अब एनएनपी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। तो हम एनएनपी की जगह हम यहाँ राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या भी कह सकते हैं। आशा करते हैं इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय किसको कह रहे हैं, और उससे हम भाग दे रहे हैं तो हम पर कैपिटा इनकम उसे कह रहे हैं। एक शब्द आता है पीआई। पीआई को हम पर्सनल इनकम कहते हैं। तो पर्सनल इनकम क्या होता है, जितना हम कमाए वही हमारा इनकम है। जैसे मान लीजिए कि आप आटा बेच के, दाल बेच के, चावल बेच के, गेहूँ बेच के, सब कमा लिए, सबको जोड़ दीजिए, ये आपका पर्सनल इनकम है। क्या है? पर्सनल इनकम। ये पूरा पर्सनल इनकम हुआ, क्योंकि ये इसमें इनकम इसी को कहते हैं। लेकिन पर्सनल इनकम पर क्या आपका अधिकार है? तो नहीं, मेरा अधिकार नहीं। क्या? क्यों? हमने इनकम किया है। तो पर्सनल इनकम में आपका जो प्रॉफिट होगा उसी पर आपका अधिकार है, क्योंकि प्रॉफिट जो हुआ, क्योंकि आपने तो टैक्स, उसमें टैक्स भी तो जुड़ा हुआ है, टैक्स तो आपको देना होगा ना दूसरे को। जैसे आप जो इनकम के उसमें से सरकार को भी देना पड़ेगा,
तो वो आपका अधिकार कैसे, आपको सरकार जबरदस्ती छीन लेगा। अब अभी टैक्स स्लैब पढ़ाए थे करंट अफेयर में, बोले थे ना कि इतना परसेंट, इतना कमाए तो इतना परसेंट, इतना कमाए तो इतना परसेंट, बोले थे ना। वो छीन लेगा, सरकार छीन लेगा, सरकार का उसमें है। तो आपका अधिकार नहीं है, आपका हक नहीं है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम पर सिर्फ आप इनकम है आपका, लेकिन आपका अधिकार है डीआई पर। ये प्रायोज्य आय कहलाता है, जो कि डीआई जो है ना, इसमें से जो भी टैक्स वैक्स, जो भी खर्च वर्च हरास रास है, वो हटा देते हैं तब। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई एक चीज मैंने बताना भूल गया, जो हम एनडीपी निकाले थे, एनडीपी जो निकाले थे, एनडीपी के बाद हमको एनएनपी जो काउंट करना है, एनएनपी। डीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआई का डोमेस्टिक इनकम हुआ, ठीक है, घरेलू इनकम। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि एनडीपी जो हम निकाले थे, तो एनडीपी में थोड़ा सा अर्थशास्त्री ने ये भी कहा था कि जब आप एनडीपी निकाल रहे हो, तो एनएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो मोटरसाइकिल 1 साल पहले खरीदा होगा, क्या उसका वैल्यू आज भी वही रह जाएगा? तो नहीं, उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें से एनडीपीसी में से आपको मूल्यह्रास को क्या करना है, घटाना है। मूल्यह्रास को डेप्रिसिएट होगा, ठीक है। शायद डी का मतलब यहाँ डिप्रिसिएट इनकम ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिप्रिसिएट को क्या करना है, घटाना है। मूल्यह्रास को इसमें से घटाना है, और जब घटाएंगे तब एनएनपी आएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, एक्स माइनस वाई, मतलब जो हमारे यहाँ विदेशों से आए उसको जोड़ देना है, और जो विदेशी हमारे यहाँ कमाए उसको घटा देना है। तो डी को घटाना है, डी को कहते हैं मूल्यह्रास। तो हम जब इसमें से घटा देते हैं डी को, और ये दोनों को घटा के जोड़ देते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आपका एनएनपी निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, एनएनपी। तो इस बातों को आप समझ में आ गया होगा कि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसको कह रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि उसमें से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा इन सभी चीज़ों को, शब्दों के बारे में। अब जो जो चीज़ें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिए। पर कैपिटा इनकम जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, 20 रुपये दादाभाई नौरोजी, 49 रुपये सिरसा 1911 में। फिर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1951 में गठित हुआ, एक समिति गठित हुआ। तो उसके बाद इसके अनुसार जो है पीसीआई निकाला गया 225, आपको याद रखना है। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। भारत के राष्ट्रीय आय को आंकड़े जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का आंकड़ा जारी होता है। जैसे हम बताएं कि एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना चाहिए। सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता था ये आंकड़ा, पर कैपिटा जो आंकड़े हैं हमारे राष्ट्रीय आय है, वो सीएसओ के द्वारा जारी किए जाते थे, जिसमें मदद करता था एनएसएसओ। लेकिन अब इन दोनों को मतलब मर्ज करके अब बना दिया गया है, जब मोदी सरकार आई है तो एनएसओ बना दिया गया है, जिसको हम 2019 में ये बना है एनएसओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है कि एनएसओ की गठन कब हुआ है, कौन करता है हमारा अब राष्ट्रीय आय का लेखांकन, तो यही करता है, राष्ट्रीय आय यही निकालते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता अगर हम बात करें तो साइमन कुजनेट्स हैं, जो आधुनिक राष्ट्रीय आय के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना 2 आधारों से की जाती है, साधन लागत जिसको हम फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट, तो हम बता ही दिए हैं मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मतलब स्थिर लागत और साधन लागत। तो बाजार लागत बाजार कीमत पर निकालते हैं। लेकिन आपको ये सब आप ध्यान ये रखना है कि जब हम साधन लागत पर निकालते हैं तो कौन कौन चीज़ शामिल करते हैं। तो शामिल करने में आपको ध्यान रखना है, ऋण शामिल होता है, ब्याज शामिल होता है, कच्चा माल शामिल होता है। तो कौन चीज़ जैसे हम निकाल रहे हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ शामिल किए जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को एक नज़र आप देख लीजिएगा। बाजार लागत पर राष्ट्रीय आय चालू कीमत और स्थिर कीमत पर निकाले जाते हैं, जिसको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस हम कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की वाली बात है। लेकिन आपको जो मेन चीज़ है मैं बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कुछ बाजार कीमत पर जीडीपी निकाला गया है, फैक्टर कॉस्ट बड़ा मार्केट प्राइस में से परोक्ष कर घटाया गया, परोक्ष को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, अनुदान जिसको सब्सिडी को जोड़ा गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ निकाल के बताया गया है कि कैसे हम जीएनपी निकालते हैं, ठीक है। तो जीएनपी का ये फार्मूला है, लेकिन हम जो बताए हैं वो भी एक फार्मूले के तौर पर ही यूज होता है। उपयोग कहाँ करते हैं, तो IMF के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया जाता है इन सभी का उपयोग। ये इससे हमको पता चलता है कि हमारे देश का इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारे देश पर नीतियां बनाने में सरकार को मदद मिलता है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम को मतलब हमारे यहाँ शामिल किया गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधि से किया जाता है ये पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्पाद, आय और व्यय, निवेश से नहीं किया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आपका है कारक जरूर याद रख लेंगे कि आय विधि में हम कौन कौन को हम आमदनी नहीं करते हैं। अगर आपने लॉटरी से कमाया है तो उसको आमदनी नहीं समझा जाता है। अगर आपको मृत्यु शुल्क से मिला है तो वो भी आमदनी नहीं समझा जाएगा। प्रति उत्तर बिक्री मतलब
प्रयुक्त वस्तु की बिक्री, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रयुक्त बिक्री हो रहा है, मतलब जैसे पुराना माल का बिक्री हो रहा है तो उसको राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसको पहले ही काउंट किया जा चुका है। इसीलिए पुराने माल के बिक्री पर आपको प्रयुक्त का मतलब होता है जैसे जो आप प्रयोग कर चुके हैं और उसको बेच रहे हैं। बॉन्ड ऋण, मतलब शेयर बॉन्ड, अगर ऋण पत्र खरीद रहे हैं आप शेयर बॉन्ड वाला, तो वो जो है आपको वो कारक जो है नहीं रखा जाएगा, आय में गणना नहीं किया। तो डायरेक्टली ये सीधा पूछा गया कि किसको आय में गणना, राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं शामिल किया जाता है। तो ये बात आप जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष में संशोधन, तो जैसा कि हम अभी बता दिए हैं कि पहले हमारा 2004-05 था आधार वर्ष, अब हो गया हमारा 2011-12। 2011-12 कब आया है? तो ये 15 में संशोधित किया गया है। इस बातों को ध्यान रखना है। निवल की धारणा जो दिया गया है, जब निवल धारणाएं आती है तो यहाँ पे मूल्य ह्रास को क्या कर लिया जाता है? एनडीपी में मूल्य ह्रास जुड़ा रहता है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इधर आएगा, तो जीडीपी में घटा रहता है। तो अगर आपको जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट पूछेगा तो एनडीपी में मूल्य ह्रास जुड़ा रहता है। लेकिन अगर हमको सिर्फ एनडीपी चाहिए तो एनडीपी में क्या करेंगे हम, जैसे ही इस मूल्य ह्रास को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दोनों तरीके से आपसे पूछा जाएगा। या तो जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू पूछेगा, एनडीपी में हमको जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन अगर हमको एनडीपी पूछ दे, इसके बराबर पूछ दे, तो इधर आएगा तो मूल्यह्रास डिप्रिसिएट को घटाना पड़ता है। आगे समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मूला है, आपको एक बार याद रखने की जरूरत है। याद कर लीजिए कि किसमें घटा होना चाहिए, किसमें जुटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनडीपी और फैक्टर कॉस्ट निकाला है ना, घटा के बताया है आपको। उसी तरीके से जीडीपी मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस पर भी अगर निकालना होगा तो उसी तरीके से आपको करना है। इस बातों को ध्यान रखना है। नोट वाले बात याद कर लीजिए, अगर मूल्य ह्रास शून्य हो तो जीडीपी और जीएनपी बराबर होता है। मूल्य ह्रास नहीं हुआ हो तो जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब जो भी दिया है, आप ये सारी चीज़ को ध्यान कर लीजिए। ये सब उतना काम का चीज़ है नहीं, लेकिन ये आपका काम का चीज़ है कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाल ही के आंकड़ा के अनुसार बताते हैं कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद सबसे कम की पूछा जाए तो बिहार का है। बिहार सबसे प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में गिरावट देखने को मिला, मतलब सार्वजनिक सेक्टर में गिरावट देखने को मिला। तो ये राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से संबंधित चीज़ें हमने आपको समझा दिया। आशा करते हैं कि अगर आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। आइए समझते हैं हम आर्थिक आयोजन, जो कि एग्जाम के दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। आर्थिक आयोजन का अर्थ पहले से निर्धारित उद्देश्य। आर्थिक आयोजना का अर्थ है पहले से निर्धारित उद्देश्य। मतलब कहने का मतलब है कि हम जो पहले से निर्धारित प्लानिंग बना लेते हैं उसी को हम आर्थिक आयोजन कहते हैं, सिंपल भाषा में। सबसे पहले इसके प्रस्ताव विश्वेश्वरैया के पुस्तक में बताया गया। मतलब विश्वेश्वरैया नाम का व्यक्ति था जिसने अपने पुस्तक प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया, आपसे पूछा जाता है कि प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसका है, इसी ने पहली बार मतलब प्लानिंग की बात किया था। प्लानिंग का मतलब आयोजन कहिए या कहिए नियोजन कहिए, दोनों ही सेम होता है। ठीक है। 1937 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस ने इसे 1937 में स्वीकार कर लिया। 1938 में नियोजन समिति का गठन हुआ। ये पूछा गया था शायद किसी एग्जाम में, हम अभी हाल ही के एग्जाम में आपको देखे थे, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा है कि नियोजन समिति का गठन कब हुआ था। तो नियोजन समिति का गठन कांग्रेस ने 1938 में किया था, और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाता है प्रथम नियोजन समिति का जो गठन हुआ 1938 में। 1944 में एम एन राय ने पीपुल्स प्लान लाया था एम एन राय के द्वारा, और 1950 में सर्वोदय योजना लाया गया था। ये सब एक योजना है जो आपको ध्यान रखना है, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आपसे पूछा जाता है ये बात, सर्वोदय योजना के बारे में, पीपुल प्लान के बारे में, इकोनॉमिक प्लानर ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। तो 3 नाम आपको याद रखना है। अध्यक्ष का नाम याद रखना है, पहले जो नियोजन समिति गठन किया था उसके अध्यक्ष का नाम याद रखना है। सर्वोदय शब्द का लेकिन प्रयोगकर्ता अगर पूछता है तो महात्मा गांधी होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि सर्वोदय योजना पूछेगा, सर्वोदय शब्द पूछेगा, तो दोनों में आंसर अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ बताया। आर्थिक नियोजन समिति का गठन 1947। अगर आर्थिक नियोजन समिति का गठन 1947 में हुआ था, अध्यक्ष उस समय जवाहरलाल नेहरू भी उस समय भी बने थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आर्थिक नियोजन वहाँ पे क्या था, इससे पहले हमने किसके बात बताए थे 38 में, नियोजन समिति। लेकिन आर्थिक नियोजन समिति जब पूछेगा तो 47 हो जाता है। तो ये सब डिफरेंसेज हैं जो आपको याद रखना है। डायरेक्टली 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग
का गठन 1950, हमारे देश आज़ाद होने के बाद 1950 में 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया। इस आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। तो पूछा जाता है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही बने थे, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। आगे है, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष योजना आयोग के बने थे। भारत में पहली 5 वर्ष वाली योजना 1 अप्रैल 1951 से चलाई गई थी। मतलब 1 अप्रैल 1951 से ये योजना शुरू हुआ था, और इस योजना 2014 में मोदी ने इनको क्या कर दिया, योजना आयोग की जगह क्या कर दिया गया, नीति आयोग ला दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए जो योजना आयोग जब बदला गया तो उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उससे पहले। तो अंतिम अगर योजना आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो मनमोहन सिंह, ठीक है, अंतिम अध्यक्ष कौन थे, मनमोहन सिंह थे। 2014 में मोदी सरकार इसे समाप्त कर दिया। इस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, चल रही। मोदी जी की सरकार आई, इसको हटा दिया गया, कहा कि नहीं भैया योजना आयोग नहीं चलेगा, नीति आयोग चलेगा इसके जगह। ठीक है, तो नीति आयोग उनके जगह घोषणा कर दिया गया। इसके जगह नीति आयोग, जिसको हम NITI कहते हैं, नीति का बोलते हैं NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नीति आयोग के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2015, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी, इनके उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगडिया, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और वर्तमान सुब्रमण्यम अय्यर CEO में है, BR सुब्रमण्यम अय्यर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोढेक सी थे। उपाध्यक्ष के नाम भी पूछा जा सकता है, तो मोढेक सी अहलूवालिया थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं योजना आयोग की प्लान जो है, ड्यूरेशन को समझ लेते हैं कि ड्यूरेशन आपको याद रखना थोड़ा सा माइंड में जरूरी है। पहली बार 51 से 56 चलेगा, 5 वर्ष का है तो स्वाभाविक है। फिर दूसरा 56 से 61 चलेगा, फिर तीसरा 61 से 66 चलेगा। तो इस 3 को तो योजना लगातार चला, तो 3 को का डेट आपको याद रखना आसान है, 1 को का याद है तो ठीक है। लेकिन आगे चल करके योजना में कुछ फेरबदल हुई, जिसके कारण हमको डेट याद रखना जरूरी होता है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना तो कोई डाउट नहीं, नो डाउट, लेकिन जैसे ही 66 आया तो उस समय जो है ना, थोड़ा सा योजना गड़बड़ा गया। बीच में गड़बड़ाने का मेन रीजन हो गया, तीसरी पंचवर्षीय जो योजना था ना, असफल हो गई। असफल होने का कारण है कि 62 में हमारा चीन के साथ युद्ध हो गया, और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो स्वाभाविक है, जब युद्ध होगा तो हमारी योजना अपनी टारगेट हम कहाँ फेंक देंगे, युद्ध में। तो जिसके कारण हमारे जो योजना का जो लक्ष्य था वो गड़बड़ हो गए। अब ऐसे गड़बड़ होने के कारण जो है, आगे चल कर के इस योजना को मतलब रोक करके 1 वर्षीय योजना चालू कर दिया गया, जिसको हम अनवरत योजना या योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। तो 69 से उसके बाद 66 से रुक गया, 1 वर्षीय चला, 1 2 3 वर्ष तक 1 वर्षीय चला, तो 3 वर्ष क्या है, रुक गया। तो ये बात ध्यान रखना है माइंड में। अच्छा, 66 वाला जो योजना था वो 61 से 66 वो थोड़ा फेल हुआ था, फेल होने के कारण 66 से रुक गया। 67 68 जो 66 67 68 ये जो योजना है, यहाँ से जो है मतलब चल गया कौन सा, 1 वर्षीय योजना, जिसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो प्रथम योजना अवकाश इसी समय हुआ था। उसके बाद है फिर 3 वर्ष के बाद 66 के बाद 69 आया, 69 से फिर 74, तो 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली। काहे 74 गया होगा, तो इसके कारण क्योंकि 3 वर्षीय योजना जो है ना चलाई गई थी। 74 से फिर 79 चलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आ गई 77 में। अब बीजेपी की जब सरकार आती है तब तक फेर बदल होता, 78 में इसको हटा दिया गया, समझे। 79 तक चलना चाहिए था, लेकिन 78 में क्या हो गई, मतलब सरकार आई बीजेपी की सरकार इन्होंने हटा दी। आगे ना समझते, ये बात ध्यान रखना है कि अच्छा, चौथी पंचवर्षीय योजना तो चली, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना फिर 4 साल रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि बीजेपी की सरकार 77 में आ गई। आगे समझ में, तो इसीलिए याद ये रखना है 74 से 79 चलना चाहिए था, लेकिन 79 ना चल करके कहाँ 78 तक ही चला। फिर 78 के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार 80 में भाग गई, हो गया, बीजेपी की सरकार चली गई 80 में। और जब बीजेपी की सरकार चली गई तो फिर 80 में आ गया। पंचवर्षीय योजना था 80 से 85, 85 से 90, फिर दो बार चली योजना।
ठीक है, 80 से 85, 85 से 90, ठीक है। 85 से 90 के बाद फिर जो है ना, मतलब राजनीतिक हेर फेर हुआ, और राजनीतिक हेर फेर के कारण फिर 2 वर्ष रोलिंग प्लान चलाए गए, ठीक है, 1 वर्षीय योजना चलाया गया, और 91 और 92 फिर से योजना ये नहीं चला। फिर 92 से 97 यहाँ से लगातार चला जब तक कि बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती। 14 में बीजेपी की सरकार आई, फिर से ध्वस्त हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो लास्ट जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, लास्ट जो है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना चला, तो वो 12 से 17 चलना था, 12 से 17, लेकिन 12 से 17 न चल करके वो 14 में सरकार बदल गई, और 14 में सरकार बदलने के कारण हटा दी, मतलब ये योजना को खत्म करके नीति आयोग 15 में, 15 से चल रहा है। इस तरह से कहानी से आपको याद रहेगा योजना, अगर कहानी के तौर पर आप 2-3 बार सुनेंगे तो याद रहेगा, और याद रखना चाहिए, ताकि आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम समझते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो बता ही दिया 51 से 56 चला, लेकिन हेराल्ड डोमर मॉडल पूछा जाता है, और किस पर आधारित था, तो कृषि पर, पूर्णतः कृषि पर यह आधारित मॉडल, मतलब ये पंचवर्षीय योजना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि कृषि पर आधारित योजना कौन था, तो पहली। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 56 से 61, डेट तो आपको याद ही हो गया होगा। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और उद्योग पर आधारित थे, मतलब ये मॉडल इसका किसने तैयार किया था, तो पीसी महालनोबिस ने, और ये पूर्णतः उद्योग पर आधारित था। इस समय पूरा उद्योग पर ध्यान दिया गया था इस योजना पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कई प्रकार के बड़े बड़े भारी उद्योग भी लगाए गए थे, जैसे जर्मनी की मदद से, ब्रिटेन की मदद से, अमेरिका के मदद से, इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, सुखमय चक्रवर्ती या सैंडी मॉडल कह सकते हैं इसको सुखमय चक्रवर्ती या सैंडी मॉडल कह सकते हैं। यह सबसे फेल प्लान है, जैसा कि हम आपको बताएं फेल होने का क्या कारण था, बताया है ना, 2 युद्ध लड़े थे, ठीक है। इसी बीच 3 वार्षिक योजना भी चला, इसके बाद जो है ना 3 वार्षिक योजना चले थे, 66 से लेकर 69। इसको योजना अवकाश का काल कहा जाता है, योजना अवकाश का प्रथम काल। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, और 65 में भारत पाकिस्तान, जो कि हम इसमें बताए भी हैं। आइए समझते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आपको बताया है कि 69 से फिर से 74 तक चली। इस योजना गॉडगिल मॉडल ने बनाया था, मतलब गॉडगिल ने बनाया था इसका मॉडल, तो गॉडगिल मॉडल इसको कहते हैं। लक्ष्य इसका क्या था, तो पहला का तो लक्ष्य था कृषि, दूसरा का लक्ष्य था उद्योग, तीसरा का लक्ष्य तो फेल ही हो गया, कौन लक्ष्य रहेगा, ठीक है। और चौथा जो है इसका आत्मनिर्भरता था लाना, मतलब आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य था, ठीक है। बफर स्टॉक की अवधारणा इसको हम कह सकते हैं। इसी योजना के दौरान 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान आमना सामना हुआ, बांग्लादेश के लेकर के आमने सामने फिर से भारत और पाकिस्तान हुए। श्वेत क्रांति भी इसी योजना में आई थी, और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति भी आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यह योजना भी फेल हो गया, कारण क्या था, युद्ध, ठीक है। इसकी विफलता का कारण बांग्लादेश में आए शरणार्थी, मतलब बांग्लादेश में जब वहां के लोगों को मारा जाने लगा पाकिस्तानियों के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा, तो वहां से भागने लगे लोग, और भाग करके कहाँ आ गए, भारत में आ गए, तो सबका बोझ बढ़ गया इंडिया को, इसीलिए इंडिया को मजबूरन शामिल होना पड़ गया इस युद्ध में, अन्यथा इंडिया जो है शामिल नहीं होती। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हम हाँ पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना को समझ लेते हैं। 74 से लेकर 78 4 सालों तक ही चला था। नाम का है पंचवर्षीय, लेकिन काम का है 4 वर्ष। पांचवी पंचवर्षीय, क्योंकि वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तो इस बात से याद रहेगा कि ये 4 साल चला था। किससे? 74 से 78। अब यहाँ पे है ये मॉडल कौन था तो दुर्गा प्रसाद धर के मॉडल पर आधारित थे। तो आपसे पूछा जा सकता है मॉडल पांचवी का। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, यहाँ पे आत्मनिर्भरता के साथ गरीबी को उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना, समाप्त करने का उद्देश्य था। इससे पहले वाला था तो पूछा जाता है कि सरकार की कौन सी योजना पहली बार आत्मनिर्भर का था, तो चौथी। लेकिन सरकार की कौन सी योजना आत्मनिर्भरता और गरीबी को उन्मूलन करना है, तो पांचवी। सवाल पर गौर करेंगे जरा, ठीक है। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। गरीबी और बेरोजगारी सरकार के नज़र में पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया। अच्छा, लोग गरीब भी है और बेरोजगार भी है, हाँ चलो अब ध्यान देंगे, अब समझे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना सरकार को गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया। इसका क्या कारण था पता है? इसका कारण ये था कि 74 से चला था ना, तो उस समय सरकार का प्रतिद्वंदी जो
पार्टी जो विरोधी पार्टी था वो बहुत ही मतलब उग्र रवैया में आ गया था। तो सरकार कहा कि आप बिना ध्यान देले कोई बात नहीं है। तब सरकार बेरोजगारी और गरीबी पर ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ से सरकार का अपोजिशन पार्टी जो है ना थोड़ा मजबूत होने लगा था। उससे पहले कोई अपोजिशन का चलती ही नहीं था। तो अपोजिशन जब मजबूत होता है तभी ये सरकार अच्छा काम करता है, तब उसको नजर आता है लोगों का दुख। और जब हमारे पास कोई समस्या नहीं है तो हम किसी का दुख क्यों समझेंगे? अपना जब अपनी समस्या आता है सामने तब हम दूसरे को दुख को समझ पाते हैं। तो वही बात है, जनता का दुख तभी समझा जाता है सरकार के द्वारा जब सरकार के साथ कोई चुनौती या समस्या आती है। और चुनौती कौन आया? अपोजिशन पार्टी। आगे ना समझे? तो 75 में डर करके इन्होंने आपातकाल भी लगा दिए। क्या कि आपातकाल लगा देंगे और आपातकाल में सबको थूर थार के अंदर कर देंगे, जितना अपोजिशन पार्टी है सबको। अब बस 75 उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे, 77 में चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? उल्टा पड़ गया। आपातकाल लगाने का मतलब हो गया कि 77 में इतना बड़ा हार से हारे कि बीजेपी महायोद्धा बन करके आया 77 में, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, 2 साल के बाद चले गए। तो ये सारी कहानी है जो हमें याद रखने के पर मजबूर करता है। ऐसे हम लोग मतलब क्लास का मतलब यही होता है कि हम कहानी के तौर पर सीख लें, और एक बार जब सीख लेंगे तो बाद बाकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आगे समझ में? आइए चलते हैं। तो योजना आप समझ ही लिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 74 से 78। इस योजना के समय पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपको हम बता ही दिए हैं। ठीक है, 1978 से 80 में रोलिंग प्लान, सोलिंग नहीं रोलिंग प्लान, जैसा कि हम बताए हैं कि रोलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है, 78 से 80 तक बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार योजना आयोग को कहियो पसंद नहीं। 78 से 80 गया योजना आयोग, हटो हटो हटो, चलो रोलिंग प्लान चलेगा एक वर्ष का। तो पूछा जाता है रोलिंग प्लान कब चलाया गया? ठीक है, इस समय सरकार मोरारजी देसाई की थी। जैसा कि हम बताएं कि बीजेपी की जो सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, कहे ना आया। अब आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब सरकार का एक नया दृष्टिकोण होगा, सरकार की नई नई आंखें होंगी, क्योंकि पहले आंखें जो जाली बिछा था वो हट गया रहेगा। पहले आंखों पर पट्टी बंधा रहता है, जब सरकार के सामने जब अपनी समस्या आती है तब जाली हटता है, कहता है अच्छा जनता दिखाई अब दे रहा है। तो यह नेहरू मॉडल पर आधारित, नेहरू जी समय अपना मॉडल बनाए, नेहरू मॉडल जिसको कहते हैं 5वीं। तो अभी इससे पहले चौथी किसका कौन मॉडल पर बताए हैं? सॉरी छठा 5वीं का कौन बताए हैं? दुर्गा प्रसाद धर। चौथी का सुखमय चक्रवर्ती मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको मॉडल भी याद रखने जरूरी है। ठीक है, पीछे वाला रिलेट करते रहेंगे। प्रथम जो था हेराल्ड डोमर, दूसरा जो था आप बीसी महालनोबिस, तीसरा कौन था? गॉडगिल, चौथा चक्रवर्ती, और 5वां दुर्गा प्रसाद धर, और छठा नेहरू। आगे समझ में? तो ये सारी चीजें हैं जो हमको याद रखने की जरूरत है। इसका उद्देश्य गरीबी को उन्मूलन और रोजगार वृद्धि करना। मतलब जो हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाए थे काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा अपोजिशन हम पर हावी हो गया, हमारी सरकार सही से चलने नहीं दिया। तो अब हम गरीब को फिर से उन्मूलन करेंगे और फिर से लोगों को रोजगार देंगे। अभी आंखों पर पट्टी हटा हुआ। ठीक है, 1980 में जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी, और 80 में जो जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, जो भारतीय बीजेपी हम कह रहे थे, बार बार बीजेपी जोड़ दे रहे थे, बाकी में वो बीजेपी नहीं था, बीजेपी का पप्पा था। जनता पार्टी से बना है भारतीय जनता पार्टी, तो पप्पे न हुआ। तो उस समय पप्पा था, उसके पप्पा से बेटा जन्म ले लिया भारतीय जनता पार्टी। तो स्वाभाविक है, कहा जाता है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना कि वो जनता पार्टी था नहीं, सॉरी भारतीय जनता पार्टी नहीं था, वो जनता पार्टी सीधे था। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरह से आपने देखा 5वीं छठी समझे ना? छठी को हम किस मॉडल पर बताए हैं, आपको बता ही दिया, नेहरू मॉडल। तो 78 के बाद आपका आ जाता है 80 से 85, 85 में आपका छठी चला। अब आता है 85 से 90, 7वीं, 85 से 90। तो 85 से जो 90 आएगा वो 7वीं मॉडल है। जवाहर रोजगार इसी समय लाया गया। जवाहर रोजगार योजना आपसे पूछा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना, अब रोजगार देने में 5वां में तो नहीं सक पाए थे, कैसे दे रोजगार, कैसे दे सोचने में रह गए। तब छठा में तो शुरू किए थे लेकिन होने नहीं दिया। 5वां में, छठा में आए तो छठा में करने का प्रयास किए लेकिन हुआ नहीं। तब जाकर 7वां में नजर आया, अच्छा क्यों नहीं एक योजना ही चालू कर देते हैं रोजगार का। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तो नहीं थे लेकिन उनके नामों पर योजना लाए। ठीक है, मतलब उनके नाम थोड़ा सा ज्यादा प्रचलित था, इसलिए करके जवाहर रोजगार योजना
1989 में लाया गया। और ये लाए कब गया था? 85 से 90 तक चलना था, तो लास्ट जब ये होने वाला था ना, तब लाया गया था कि फिर अगली बार हमारी सरकार बनेगी। समझे? तो इस तरह से ध्यान रखना है, 89 में लाया गया। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये ध्यान रखिएगा, 1987 से पहले जो जवाहर रोजगार योजना है, उससे पहले सरकार ने एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाया था शिक्षा को सुधारने के लिए। तो पहली बार उनको शिक्षा सामने यही में आया था। इससे पहले शिक्षा का नाम सुने नहीं, पहली बार सुना। अच्छा, रोजगार देना चाह रहे हैं तो अक्ल फक्ल बढ़ाएंगे, तो अक्ल बढ़ाना चालू कर दिया तो क्या होगा? आगे उनको रोजगार 89 से देना पड़ा। आगे समझिए, इस तरह से आपने देखा राष्ट्रीय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के संबंध किससे है? तो शिक्षा से। इस बातों को ध्यान है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? तो 7वीं में आया था। ठीक है। राष्ट्रीय आय साक्षरता मिशन भी 7वीं में लाया गया था। तो कई तरह के मिशन और योजनाएं चलाए गए थे। 7वीं को आपको मिशन और योजना के दृष्टि से माइंड में रखना है। अच्छा, जैसे ही मिशन योजना आएगा ना, तो अच्छा सुन लीजिएगा कि 7वें ही होना चाहिए, माइंड में डाल लीजिएगा, ऐसे याद होता है। मतलब हर चीज़ यादें नहीं होती है। आगे, राष्ट्रीय आय साक्षरता मिशन 1988, सेबी की स्थापना। इस समय सेबी को बनाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम पूरा रूप से कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कार्य है शेयर बाजार एवं बीमा को देखना। मतलब उस समय जो है, उस समय शेयर बाजार जो है, शेयर बाजार भी चल रहे थे। अब शेयर बाजार जब चल रहे थे तो शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए, ताकि ये लोग ठग में ना पड़े, ठगौती में ना पड़े। तो ठगौती से बचने के लिए एक सरकार ने सेबी, जो अभी सेबी की अध्यक्ष कौन है पता ही होगा, माधवीपुरी बुच, अभी वर्तमान में पूछा जाता है, माधवीपुरी बुच सेबी के अध्यक्ष है, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है ऋण पत्र, शेयर बाजार खरीद का, कंट्रोल का, ये सब कंट्रोल करने का इसका काम है। मतलब ठग नहीं हो। बीमा ये एक प्रकार का बीमा ही है, समझिए। इसमें बीमा भी शेयर के अंतर्गत खरीदा जाता है, ताकि दाम बढ़ने पर उसको बेच करके पैसा कमाया जाए। आगे समझिए। तो आपने देखा 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सेबी की स्थापना हुई 1988 में, और 1988 में ही साक्षरता मिशन भी आया था। अब आता है 1990, जहां फिर से हो जाती है योजना का अवकाश। तो कितनी बार अवकाश हो रहा है? तीसरी बार। 66 से 69, 78 से 80, 90 से 92। अगर ये 3 को बीच में आपको याद है तो योजना का पीरियड आपको याद रखना आसान हो जाता है। ये 3 ही हमारे लिए कारगर होगा, तीनों को याद रखना जरूरी है। अगर ये 3 याद है तो आगे वाले हमको जो भी योजनाएं हैं वो याद रखने में कारगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब आएगा 92 तक आपका राजनीतिक अस्थिरता। हम अभी बताए हैं कि राजनीतिक उथल पथल के कारण ऐसा हो रहा था कि राजनीतिक सही से चल नहीं पा रहा था। 1991 में चलैया समिति का संबंध जो है ना कर सुधार से था। 91 में बनाया गया चलैया समिति। तो आपसे पूछा जाता है कि चलैया समिति का संबंध किससे? कर सुधार से। 91 में बना था ये। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। उथल पुथल हुआ और टैक्स के लेकर के ऐसा हुआ। अब आइए हम 8वीं को समझते हैं। किसको समझेंगे? 8वीं। तो 7वीं हो गया, 7वीं 85 से 90 होगा ना। 8वीं 90 से नहीं, 92 से 97। अब 92 से 97 याद रखना है। 8वीं मानव संसाधन विकास की अवधारणा आया। ये बड़ी ही एग्जाम मतलब ये कई बार पूछा जा चुका है कि मानव विकास की अवधारणा पहली बार किस योजना के तहत लाया गया था? 8वीं के तहत। ठीक है, अब योजना समझ रहे हैं ना, तो शुरुआती तो आज 7वीं से हुआ है। तो हम बोले कि योजना जैसे ही आएगा नाम तो आप 7वां लगाना। तो ये बात ध्यान रखना है कि मानव विकास की जो अवधारणा है ये आपको नहीं लगाना है। ठीक है। 93 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया। प्रधानमंत्री से पहले जवाहर रोजगार आया था। पहले जवाहर होंगे तब न प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो जवाहर के बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी हुई। ठीक है, और 1993 में ही आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य महिला का इनकम बढ़ाना था। मुख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार की गारंटी था। पूर्ण रोजगार की गारंटी मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य जो लक्ष्य था वो सबको रोजगार देने की बात कहा गया। ठीक है, चलिए अब कौन सी आएगी? 9वीं पंचवर्षीय योजना को समझते हैं। 9 से 9वीं, 9 से न्याय वितरण। अब जैसे ही न्याय वितरण कहा है 9वीं लगा दीजिए। 9 से 9वीं, 9 से न्याय वितरण। तो न्याय वितरण होगा तो समानता आएगा। समानता के साथ ना न्याय होगा, समानता नहीं होगा तब तक न्याय नहीं होगा। तो न्याय और समानता की बात जैसे ही कहेगा आप 9वां लगा देंगे। यह भी असफल हो गया था, आर्थिक मंदी समय आ गया था। ठीक है, इसके कारण
अब मंदी काहे आ गया इस समय? 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला होगा? पीरियड बता सकते हैं? 97 से 2002 चले हैं, ठीक है। और 97 से 2002 चलने के बीच में जो है ना, हमारा जो सरकार थी वो वैश्विक चीज़ों को अपनाया था, मतलब वैश्विक मतलब उदारीकरण लाया था, जिसको कहते हैं मनमोहन सिंह जी 91-92 में उदारीकरण पूछा जाता है, उदारीकरण कब आया था देश में? तो उदारीकरण का मतलब होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना, मतलब वैश्विक व्यापार से जुड़ना। इस बातों को ध्यान रखना है। और पीरियड जो है 97 से 2002 था, इस बातों को ध्यान रखें। इससे ज़्यादा अभी तक नहीं पूछे गए हैं। मंदी आने का मैंने बता दिया, रीजन क्या था? उदारीकरण। अब आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चले हैं, और 2000 इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने की बात किया है, उन्मूलन नहीं करना है, समाप्त कर देना है, ठीक है। गरीबी बेरोजगारी की समाप्ति की बात 10वीं में कहा गया, ठीक है। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने की बात कहा गया कि हम 10 वर्ष में प्रत्येक लोगों की आय दुगुना कर देंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको 11वीं, पहले तो 11वीं आएगा ना 10वीं के बाद, तो 11वीं 7 से 12 चले। लक्ष्य या तीव्रता एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास आपसे पूछेगा, इसका लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो अब समावेशी विकास की बात चलने लगी है 11 में, ये पूछा गया एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक वृद्धि दर इसी का रहा है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 10वीं के बाद अगर किसी का बढ़ा है तो 11वीं। शिक्षा पर थीम वाक्य था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इस पंचवर्षीय योजना का शिक्षा का जो थीम है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आइए हम 12वीं पंचवर्षीय योजना को जानते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका नीति आयोग आता है, लेकिन हम यहीं तक बताएंगे आज। 2012 से लेकर, जैसा कि डेट 17 था, 17 के बीच में सरकार आती है, गिरा देती है, इसको हटा देती है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। जैसे ही इसमें धारणीय विकास जोड़ देगा तीव्रतम में, तो वो 12वीं हो जाएगा। 11वीं और 12वीं में कन्फ्यूज है। तीव्रतम समावेशी विकास 11वीं का है, लेकिन समावेशी और धारणीय विकास जैसे तीव्रतम और की बात करेगा तो ये हो जाएगा 12वीं का। इसमें सबसे अधिक पैसा सामाजिक सेवा पर व्यय किया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आशा करते हैं कि इतनी कहानी आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे सारे कहानी को